भारत में टीकाकरण एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालांकि बड़े शहरों में ये तेजी से हुआ है, पर अब उन जगहों पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। लेकिन देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत डर भी है और भ्रांतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में के लोगों के मन में टीकों को लेकर भ्रम को दूर करना बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन अब यहां से भी टीके की कमी की खबरें आ रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाला। इसके लिए नियम भी ढीले किए गए, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिल रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 33 लाख लोगों को पूरा टीका लग चुका है, लेकिन 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये सिर्फ 1.8% ही है। 3 हफ्ते पहले यूपी पहला राज्य था जिसने 4 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन बिड खोलने की तारीख राज्य ने अब 10 दिन और बढ़ा दी है, महीने के आखिरी तक। सरकार ने अब स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के पैमानों में भी ढिलाई दी है। टीके के स्टोरेज के लिए तापमान 2 से 8 डिग्री की जगह -20 डिग्रीज, -70 और -80 डिग्रीज तक कर दिया गया है, ताकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी शामिल हो सकें। अभी ये साफ नहीं है कि कोई भी बिड्स सरकार को मिली हैं या नहीं। सरकार ने कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा है, लेकिन सूत्र यही कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि बिड्स आएंगी, क्योंकि अब टेंडर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मॉडिफाई किया गया। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में लोगों को कवर करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन जुटाने की और लोगों की हिचक तोड़ने की है। लखनऊ से 50 किलोमीटर से भी कम दूर बाराबंकी जिले में इस महीने के लक्षित 1,20,000 डोज का बस 1/3 दिया जा सका है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जब एक गांव में पहुंची तो हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि टीके से बचने के लिए लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। हम लोग 4 आदमी तो हम लोग गए थे लगवाने के लिए, बैठे थे। उसके बाद बोले कि और 4-6 आदमी और इकट्ठा कर लें तो लगाएं। तब तक गांव में जब आए आदमी बुलाने के लिए तो डर के हमारे आदमी भागना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करेंगे उन तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि उसमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई अन्य अफवाह उड़ा दी होगी जिस कारण से वो लोग उस नदी में चले गए थे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जनपद के सभी निवासियों को कि आप सबके सहयोग के कारण पिछले 4-5 दिनों में जनपद बाराबंकी प्रदेश में टॉप 3 में रहा है, क्योंकि ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि इस समय कोविड से बचाव का इससे ज़्यादा सटीक तरीका, माध्यम या उपाय कोई भी नहीं है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम से या भ्रांतियों से बचे। ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, असरदार है। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सभी ग्रामवासियों से अपील किया जाता है कि वो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें तथा 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग भिंडमगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना टीकाकरण करा लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जहां 90,000 लोगों को 1,20,000 डोज लगे हैं, पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि वो टीके लगवाएं। मोहम्मद अदनान, सरफराज वारसी और प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। यकीनन वैक्सीन की किल्लत हो गई है। पहले कोरोना महामारी को लेकर जो नीति बनाई गई वो ढुलमुल थी, देर से बनी, और अब वैक्सीन को लेकर भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्मशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां लेने उनके अपने ही नहीं आए। वे अभी विसर्जन के इंतजार में हैं। कोरोना के खौफ से बहुत से अपनों को कंधा भी नहीं मिला। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। तमाम लोग श्मशान में तो आए, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद चले गए और फूल चुनने लौटे ही नहीं। देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं।
बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवकार संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग, और उसके बाद भाग जा रहे हैं आधे लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते हैं। वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था। आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटी विद्या। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने काम के दौरान नई नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। इन बुलंदियों को छूने के साथ ही वो अपनी जिंदगी की पहचान एक शहर से भी जोड़ देते हैं। एक ऐसा ही नाम है राजकुमार केशवानी का, जिनके भीतर भोपाल बसा था। कोरोना ने उन्हें भी हमसे छीन लिया। पत्रकारिता में राजकुमार केशवानी को कई लोग भले ही भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने के गैस रिसाव की रिपोर्टिंग के लिए जानते हों, लेकिन उनके जानने वालों के मुताबिक उनका जाना वो भोपाल की गलियों के राजकुमार के जाने जैसा है। उर्दू शायरी की दुनिया पर जितनी पकड़ थी उतनी ही जबान से भोपाली टपकती थी। अपनी भोपाली को वो ऐसा बचा कर रखते थे कि उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की नजर न लग जाए। एक ऐसी रोशनी पैदा की है। तो हमारे उस्ताद के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा ने भोपाली में ही लिखा, राजकुमार केशवानी के इंतकाल की खबर भोपाल और भोपालियों के बीच बहुत अफसोस के साथ सुनी गई। अगर मैं ये कहूँ कि वो बर्रू कट भोपाली थे तो कुछ गलत न होगा। उनके वालिद मरहूम लक्ष्मण दास केशवानी आजादी के बाद हुए बंटवारे में सिंध से हिंदुस्तान आए थे। आजादी की लड़ाई में भी उनका लपक के योगदान रहा। राजकुमार केशवानी की पैदाइश सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल की है। इतवारे में बिरजिसिया मस्जिद के कने इनका आबाई मकान आज भी हैगा। असल में पूरा केशवानी खानदान भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब का नुमाइंदा है। राजकुमार भाई जिते ऊंचे पाए के सहाफी थे, उनके कदम उतई जमीन पे रहते। बाकी भाई मियाँ थे तो बहुत मोहब्बती, फिर भी थोड़े मिराकी। मसला ये कि राजकुमार साहब के कने कोई लाग लपेट नहीं थी। क्या अब किसकी हिंदी कर दे कुछ पता ही नहीं होता। आज के सहाफियों की तरह अपने भाई ने किसी नेता या अफसर को सिर नहीं चढ़ाया। भोपाली तालिबे इल्म के मरकज रहे सेफिया कॉलेज से उन्होंने एम.ए. करा। मियाँ खां इस कदर के पढ़ाकू रहे कि घंटों लाइब्रेरी में बिता देते। इब्राहिमपुरे की पटेल और मदीना होटल इनके ठिए हुआ करते थे। जहाँ पे ये एक पटेल होटल में चाय पिया करते थे तो वहाँ पे कैफ भोपाली भी आते थे। उनका बड़ा अच्छे संबंध थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। कैफ साहब कहते थे उनको उस ज़माने में। तो अपना पजामा वो ऊपर आधा टंगा हुआ आते थे। तो ये बड़े भोपाली की बोलने के शौकीन थे। कौन साहब रात को नींद नहीं आई क्या, उठ के आ गए सुबह सुबह? तो कहते थे नहीं यार,
चढ़ी नहीं होगी पूरी। तो उसके बाद वो कहते चाय पी लो, कहते चाय नहीं यार 10 रुपए दे दो। कहते थे खां साहब 10 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 20 रुपए की चाय पी लो, कलारी तो नहीं जान दूंगा, अभी आपको जरूरत है, आपको बहुत लिखना है। 70 की दहाई के उस दौर में इमामी गेट पे आंध्रा होटल के कने अपनी भूमिका प्रेस की तीरेडेल मशीन में ये अखबार छापते थे। केसवानी साहब की जबान पे भोपाल ये गालियां भी खुल के निकलती। कई दफे इनकी टोली इमामी गेट पे तो कभी बुधवारे में नमक वाली सुलेमानी चाय के मजे लेती, को खां कैसे हो खां जैसे जुमले इनकी जबां पे रहते थे। वैसे यहाँ आरिफ सर की बात में मैं भी कुछ जोड़े दे रहा हूँ। वो हॉकी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। भोपाल के कई हॉकी प्लेयर रहे, आहद रहे, शमद रहे, या दूसरे बहुत सारे रहे, भैया भाई रहे, रईस भाई रहे, इस्माइल भाई रहे, आफाक भाई रहे। इनके लिए जितना संघर्ष उनने किया था हॉकी के लिए, वो अपने आप में मिसाल है। उसके लिए कई बार गुफरान आज़म, असलम शेर खां से लड़ लिए। हॉकी खेलते में उनको हॉकी भी मार देते थे कि इन बच्चों को प्रमोट करना है, तुम अपनी राजनीति पीछे रखो। अब कुछ उस्ताद के काम के बारे में, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले वो पहले पत्रकार थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले ब्यूरो चीफ भी थे। 1977 में उन्होंने अपना एक साप्ताहिक हिंदी अखबार रपट निकाला। ये 8 पन्नों का एक टेब्लॉइड था। आमदनी होती नहीं थी। खुद का छापा खाना भूमिका प्रिंटर्स बैंक से कर्ज लेकर शुरू किया। 9 महीने इस मशक्कत के बाद गैस त्रासदी की पहली चेतावनी छापी। शीर्षक था, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले पत्रकार थे, लेकिन उस्ताद के लिए यह तमगा नहीं विषाद था, क्योंकि चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपने शहर पर सिटी ऑफ डेथ का तमगा देखा। भोपाल में उनका कमरा पत्रकारों के लिए म्यूजियम सरीखा है। भोपाल गैस कांड के दस्तावेज, विधानसभा में हुई बहसों की कॉपी और अखबार, हिंदी सिनेमा के गीतों की किताबें, एक कोने में रखा ग्रामोफोन, 33,000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे। शास्त्रीय संगीत में गोते लगाते हुए अचानक से हिंदी सिनेमा के गीतों की मोती चुन लाते थे। अरबी संगीत के प्रभाव की चर्चा करने लगते और कैसेट निकालकर बजा देते कि देखो यहाँ से उठाया है। हिंदी सिनेमा संसार के कथाकार के रूप में जितने किस्से उनके पास थे वो मुंबई की गलियों में भी नहीं मिलेंगे। केसवानी ही, अपने उस्ताद ही मुगल आजम के बनने की इतनी मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। कमरे के चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। पापा को किताबों से बहुत प्यार था। पापा के लिए सबसे पहले किताबें हुआ करती थी और इसी कमरे में वो अपना पूरा समय बिताते थे। यहाँ पे उनने हर चीज़ लिखी है। बहुत किताबें हैं, गानों की कैसेट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ इसी कमरे में है। ये पूरी पापा की यादें हैं और जो हमेशा ये रहेंगी यहाँ पे। उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला। वो काम करने का। टीवी की दुनिया में हमारे साथी रिजवान हर वक्त उनके साथ रहे। उनके पास उस्ताद की कहानियों का मजेदार खजाना है। दिग्विजय सिंह और उमा भारती का चुनाव हो रहा था, तो उस टाइम सभाएं होती थी, तो हमें रिकॉर्ड करना होता था। तो रिपोर्टर को उस जगह से थोड़ा सा लाइव वो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता था। तो हम लोग सिटी गए, पीर गेट गए, तो वहाँ पर पीर गेट पे खड़े हो गए। तो वहाँ पर उमा भारती का आने का टाइम पहले अभी टाइम था, तो मुझसे मैं तो सर पहले पीटीसी वो एंड शुरू वाली पीटीसी करके रख लेते हैं। तो वहाँ थोड़े बच्चे इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे। तो वहाँ पर अभी शुरू हुए कि अब हम खड़े हैं, ये उमा भारती का वेट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार नहीं रुक जाओ। तो ऐसे ही करते गए, 10 टेक हुए, 15 टेक हुए। बाद में बोलते टेप रिवाइंड कर दो, आएगी तो रिकॉर्ड कर लेना यार। प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन के साथ देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादक भी रहे। कई कहानियां लिखी। जहाने रूमी अनुवाद के तौर पर लेकर आए। हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का वो विश्वकोश थे, लेकिन कई काम बगैर किए चले गए। मेघना गुलजार जो हैं, गुलजार साहब की बेटी हैं, उन्होंने अपना पियानो हम लोग को डोनेट किया था बच्चों के लिए। तो खुश होके आए और कहते हैं कि यार सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बजाना आता है, मैं ही सिखाऊंगा बच्चों को आके बैठना। ट्यूनिंग करवानी होती थी तो फटाफट किसी को बुलाते थे, ट्यूनिंग करवा देते थे बॉम्बे से। तो वो बड़ा एक बच्चों के साथ बैठ के और उनको एक लिखना था कुछ बच्चों के ऊपर, एक किताब सोचते थे कि यार एक बच्चों के लिए कुछ करूँगा मैं अरुषि के, और एक कॉलम अरुषि पे लिखना था जो रसरंग के लिए लिखा करते थे एक वो।
तो लेकिन वो हो नहीं पाया हमारा। उस्ताद को विदाई भी आरिफ भाई की भोपाली स्याही से। भोपाल की पतली गलियों का राजकुमार चला गया। हिंदी पत्रकारिता को भाई इतना दे गए कि वो उनका जखीरा बरसा बरस हमारी सहाफत को चमकाता रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों का बेहतरीन संगम पेश करने वाले इस माया नाज सहाफी को खिराज अकीदत। उस्ताद को विदाई देते वक्त हमारे संपादक ने लिखा कि वो टीवी से इतनी दूर रहते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछ सकूं प्राइम टाइम के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। उनके जाने के बाद उनकी यादों को हम प्राइम टाइम में संजो लाए। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल सर लिखते हैं, वो इतने लड़ाकू थे कि हमेशा लगता था कि वो कोरोना को हरा कर ही आएंगे, पर वो नहीं लौटे। बड़े भाई सरीखे ब्रजेश राजपूत ने कहा कि राजकुमार केसवानी एक ऐसे पत्रकार के तौर पर याद किए जाएंगे जो अपने पाठकों की फिक्र करते थे। इसलिए हम शान से कह सकते हैं अलविदा उस्ताद, उस शहर से जिससे वो हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भोपाल से। कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार केसवानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।